हेलो दोस्तों, आज के इस वन शॉट एक्सप्लेनर में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये सेशन बोर्ड परीक्षा 2026 और सीयूईटी की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें हम सीधे सोर्स मटेरियल से एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और इंटरैक्टिव तरीके से डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक। उस वक्त एक मशहूर हिंदुस्तानी पत्रिका के संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, यानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैम्बल कह दिया था। ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि नेहरू जी अपने जीते जी इस प्रयोग को फेल होते देखेंगे। पश्चिमी देशों को लगता था कि एक गरीब और अनपढ़ देश में लोकतंत्र तो कभी चल ही नहीं सकता। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या है? हम शुरुआत करेंगे लोकतंत्र की स्थापना की चुनौतियों से, फिर देखेंगे पहले आम चुनाव का जादू, उसके बाद कांग्रेस सिस्टम का प्रभुत्व, विपक्ष का उदय, और आखिर में करेंगे बोर्ड्स के लिए कुछ जरूरी सवालों की प्रैक्टिस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जबरदस्त चुनौती की जिसने भारत की नींव रखी, लोकतंत्र की स्थापना। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसी महीने भारत के चुनाव आयोग का भी गठन किया गया। सुकुमार सेन बने भारत के पहले चुनाव आयुक्त। अब इन पर एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी, देश का पहला चुनाव करवाना, मतदाता सूची बनाना और चुनावी क्षेत्रों की बाउंड्री तय करना। यकीन मानिए, ये काम कागजों पर जितना आसान लग रहा था, असलियत में उतना ही मुश्किल था। ग्राउंड रियलिटी के जरा इन आंकड़ों को देखिए। 17 करोड़ वोटर्स, जिनमें से सिर्फ 15% लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। चुनाव भी कोई छोटा मोटा नहीं था। 3200 विधायकों और 489 सांसदों को चुनना था। और सबसे बड़ा सिरदर्द, वोटर लिस्ट में 40 लाख महिलाओं के तो नाम ही नहीं थे। वे सिर्फ फलां की पत्नी या फलां की बेटी के नाम से दर्ज थीं। चुनाव आयोग ने तुरंत इस लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया। सोचिए, इसी भारी भरकम स्केल की वजह से आलोचक भारत की इस कोशिश पर हंस रहे थे। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। आइए देखते हैं कि कैसे पहले आम चुनाव पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर बन गए। अब एक अनपढ़ आबादी चुनाव कैसे लड़ेगी, इसके लिए एक कमाल का इनोवेशन हुआ। 1952 के पहले चुनाव में हर उम्मीदवार के लिए एक अलग बैलेट बॉक्स यानी मतपेटी रखी गई, जिस पर उसका चुनाव चिन्ह छपा था। वोटर को बस पर्ची उसमें डालनी थी। बाद के सालों में ये सिस्टम बदला और बैलेट पेपर पर मोहर लगने लगी। और फिर 90 के दशक के आखिर से शुरू हुआ हमारी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का दौर। और जब 1952 के चुनाव सफलतापूर्वक पूरे हुए तो जो नतीजे आए वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है जो इसे एक जोखिम बता रहे थे। दुनिया भर के लिए ये चुनाव एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक माइलस्टोन साबित हुए। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मुख्य विषय पर, कांग्रेस सिस्टम और उसका प्रभुत्व। एक बार इन नंबर्स पर नजर डालिए। 1952, 1957 और 1962 के चुनाव। 1952 में कांग्रेस 489 में से 364 सीटें जीत रही है और सेकंड पोजीशन वाली पार्टी सीपीआई के पास कितनी सीटें हैं? सिर्फ 16। पहले और दूसरे नंबर के बीच का ये विशाल अंतर ही आपको कांग्रेस के असल डोमिनेंस की कहानी बताता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या कांग्रेस को असल में पूरे देश के वोट मिल रहे थे? बिल्कुल नहीं। 1952 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 45% वोट हासिल हुए थे। इसका मतलब है कि देश के 55% लोगों ने अन्य पार्टियों या निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट दिया था। तो फिर कांग्रेस इतनी भारी मेजॉरिटी से कैसे जीत गई? इसका सीधा सा जवाब है ये नंबर, 74%। जी हाँ, सिर्फ 45% वोट पाकर भी कांग्रेस ने लोकसभा की 74% सीटों पर कब्जा कर लिया था। ये जादू हुआ हमारे इलेक्टोरल सिस्टम, जिसे सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत या फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली कहते हैं, उसकी वजह से। क्योंकि गैर कांग्रेसी वोट छोटी छोटी अलग पार्टियों में बंट गए तो सबसे बड़ी पार्टी होने का सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। पर उनकी ताकत सिर्फ चुनाव प्रणाली तक सीमित नहीं थी। असली ताकत थी उनकी कांग्रेस प्रणाली। उस दौर में कांग्रेस महज एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो एक मिनी इंडिया थी।
ये एक ऐसा मजबूत सामाजिक और वैचारिक गठबंधन था जहां किसान, उद्योगपति, वामपंथी, दक्षिणपंथी हर किसी के लिए जगह थी। पार्टी के भीतर की इस गुटबाजी ने ही उसे कमजोर करने के बजाय और मजबूत बना दिया। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रचंड जीत के क्या 4 बड़े कारण थे, तो उत्तर है, पहला, वो देश का सबसे पुराना और बड़ा संगठन था। दूसरा, उनके पास आज़ादी की लड़ाई की बहुत गहरी विरासत थी। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू जैसे बेहद लोकप्रिय और करिश्माई नेता उनके पास थे। और चौथा, उनकी समावेशी प्रकृति, जो किसी भी विरोधी आवाज को पार्टी के अंदर ही जगह दे देती थी। तो क्या इसका मतलब देश में विपक्ष था ही नहीं? ऐसा नहीं है। चलिए अब विरोधी ताकतों के उदय की बात करते हैं। कांग्रेस को पहला और सबसे बड़ा राजनीतिक झटका 1957 में लगा। केरल के विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने जीत दर्ज की। ईएमएस नंबूदिरीपाद मुख्यमंत्री बने। पूरी दुनिया के इतिहास में ये पहली बार था कि जब कोई कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक चुनाव जीतकर सत्ता में आई हो। हालांकि 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके इस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया, जो कि राजनीति में एक बेहद विवादित कदम माना जाता है। आइए अब उस समय की वैचारिक लड़ाई को डीकोड करते हैं। एक तरफ वामपंथी सोच वाली सोशलिस्ट पार्टी थी, जो 1948 में आचार्य नरेंद्र देव द्वारा बनाई गई। ये लोग लोकतांत्रिक समाजवाद चाहते थे और कांग्रेस को पूंजीपतियों का समर्थक मानते थे। वहीं दूसरी तरफ 1959 में आई स्वतंत्र पार्टी। ये बिल्कुल उल्टा सोचते थे। इन्हें फ्री मार्केट चाहिए था, इकोनॉमी में सरकार का दखल बिल्कुल नहीं चाहिए था, और ये अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों के पक्षधर थे। विचारधारा की एक और बड़ी टक्कर थी सीपीआई और भारतीय जनसंघ के बीच। सीपीआई 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित थी। इन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद तेलंगाना में हिंसक विद्रोह का समर्थन किया था, लेकिन बाद में चुनाव के लोकतांत्रिक रास्ते पर आ गए। इसके बिल्कुल विपरीत था भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। आरएसएस से जुड़ी ये पार्टी एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र और अखंड भारत के कॉन्सेप्ट पर दृढ़ विश्वास रखती थी। चलिए अब आ गया है हमारे एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा, एग्जाम प्रेप राउंड। देखते हैं आपको कितना याद रहा। बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क के क्वेश्चन अक्सर सीधे पहली कैबिनेट से आते हैं। तो क्या आपको याद है कि आज़ाद भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री और पहले संचार मंत्री कौन थे? बिल्कुल सही, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर और पहले संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। इसके साथ ही ये भी जरूर याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये नाम तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए। और ये रहा आपका 6 मार्क वाला सॉलिड आंसर, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के फायदे और नुकसान। फायदों की बात करें तो इससे शासन में गजब की स्थिरता आती है, मजबूत कानून पास करना आसान होता है और नेशनल इमरजेंसी में सरकार तेजी से फैसले ले पाती है। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत भारी है। ये सच्चे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इससे तानाशाही का जोखिम बढ़ जाता है और एक कमजोर विपक्ष सरकार की कमियों को खुलकर जनता के सामने नहीं रख पाता। जाते जाते आपके सोचने के लिए ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। अगर शुरुआत में कांग्रेस खुद एक मिनी इंडिया थी जहां हर विचारधारा के लिए जगह थी, तो क्या हमें वास्तव में विपक्ष की जरूरत थी? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। भले ही विपक्ष छोटा था, लेकिन उसी ने हमारी डेमोक्रेसी में विकल्प जिंदा रखा, सरकार पर दबाव बनाए रखा और भारत को एक दलीय तानाशाही बनने से रोका। तो दोस्तों, इस विचार के साथ हमारा आज का ये चैप्टर पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सीयूईटी और बोर्ड्स की पूरी तैयारी के लिए पीडीएफ नोट्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।